देखिए, हम पढ़ रहे हैं इस समय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में तो ये लिख दीजिए पहले कि इट्स नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, इट इज जस्ट अनदर नेम। इट्स जस्ट अनदर नेम गिवन टू एक्शन रिएक्शन। जो थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन होता है ना, इट इज जस्ट अनदर नेम गिवन टू एक्शन रिएक्शन। It arises due to it arises due to interlocking interlocking of microscopic irregularities. It arises due to interlocking of microscopic irregularities. इसलिए ये एक जैसे बॉडी, इसको मैं स्लैब कहता हूँ। और सपोज इसके ऊपर एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो ऊपर जो बॉडी है इसको ब्लॉक ब्लॉक है। स्लैब ब्लॉक प्रॉब्लम फाइनली करते हैं ना, तो भाई इसको इधर फोर्स लगाता हूँ तो ये इंटरलॉकिंग इसको जाके टक्कर मारती है। बस तो यहाँ जो एक्शन है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये इधर एक्शन है, ये इस पर रिएक्शन है। इन्हीं दोनों को फ्रिक्शन कहते हैं। इसके लिए ये फ्रिक्शन है और इसके लिए ये फ्रिक्शन। इस बॉडी का फ्रिक्शन बैकवर्ड्स और इस बॉडी का फ्रिक्शन फॉरवर्ड। हाँ, पी को एफ नहीं, मतलब पी लिखूंगा, एफ इज फॉर फ्रिक्शन। पी को मैं पी ही लिखूंगा। इट इज अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स को हम पी ही लिखते हैं। आप एक्स्ट्रा जो एफ हमेशा हम सिर्फ फ्रिक्शन के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, बस यही फ्रिक्शन है। और नीचे स्लैब पे देखो फ्रिक्शन फॉरवर्ड। ये सोचना कतई बेवकूफी है कि फ्रिक्शन एक नेगेटिव फोर्स होता है। तो लिख दीजिए, फ्रिक्शन इज मोस्टली अ पॉजिटिव फोर्स। मोस्टली अ पॉजिटिव फोर्स इन डेली लाइफ। In daily life, friction mostly causes motion. Friction is the cause of motion. Friction is the cause of motion. It opposes relative motion. इस लाइन को बड़ा बड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ये relative motion को oppose करता है बस। ये relative motion को oppose करता है। ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, या इसी में थोड़ा सा चलिए बता देता हूँ। इसको बस याद करना जरूरी है, समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि मान लीजिए हम स्लैब पे खड़े हैं, यहाँ पर जरूरत है और ब्लॉक उधर जा रहा है, तो स्लैब के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक उधर जा रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। रिलेटिव मोशन तो उधर है ना। With respect to slab, the relative motion of the block is rightwards. The friction of the block will be leftwards. और अगर एक ऑब्जर्वर ब्लॉक पे खड़ा है, तो उसको ये नहीं लगेगा कि ब्लॉक आगे जा रहा है, उसे लगेगा स्लैब पीछे जा रहा है। तो स्लैब जब पीछे, रिलेटिव मोशन ऑफ द स्लैब इज बैकवर्ड, द फ्रिक्शन ऑफ द स्लैब इज फॉरवर्ड। इट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। ये मोशन को अपोज नहीं करता है। पृथ्वी पे, ग्राउंड पे जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, हम चलते हैं या गाड़ियां चलती हैं, वो सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से चलती है। फिर से लिखिए, ऑल मोशन ऑन ग्राउंड, entire motion in ग्राउंड, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे वो हमारा स्वयं पैदल चलना हो, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। इट इज क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन। जितना भी मोशन होता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मोशन इज बीइंग ड्राइव, बट does not take place. दसवीं बात है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। तो माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज की ना, मोशन की हम कोशिश तो कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
motion is being tried, but does not occur due to breaking of irregularities. ये irregularities है ना, अगर ये टूट जाएंगे ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन पैदा होता है। चलिए दीजिए, when interlocking break, then kinetic friction comes into play. ये जो इंटरलॉकिंग्स हैं ये तो कभी तो टूटेंगी ना, जब ज्यादा जोर से हम एक्शन मारेंगे तो टूटेंगी ना। ज्यादा जोर से जमीन को मारा तो जमीन टूटेंगी, कभी कभी टूट गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन, वरना नहीं टूटी रेगुलरिटीज तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये 50 kg की बॉडी है। अच्छा, इसका फिर लिखिए, इंपॉर्टेंट मास्टर लगा के लिख दी, देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. It can be determined only by drawing FBD. It can be determined only by drawing FBD and applying the condition of equilibrium, and can be by drawing FBD and applying the condition of equilibrium. जमीन पे एक बक्सा रखा है 50 kg का, इसको चलाने के लिए मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया पर बॉडी नहीं चल रही, तो जरूर भी फ्रिक्शन 100 न्यूटन है। इसको 200 न्यूटन लगाया, अभी भी बॉडी नहीं चल रही, जिसका नेट फोर्स 0 है। बॉडी नहीं चल रही मतलब नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम नहीं बिगाड़ पाए। लिख दीजिए, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, या लिखो, ऐसा लिखो, अंटिल द मोशन बिगिंस, जब तक मोशन नहीं होता, until the motion begins, friction bracket में static is equal and opposite, अब इसे बड़ा बड़ा लिख दीजिए, to the applied force, equal and opposite to the applied force which is trying to create motion, ये पूरा which is trying to create motion तक बड़ा बड़ा लिख दीजिए, equal and opposite to the applied force which is trying to create motion. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल्स में बड़ी मदद करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वार्निंग लिख दीजिए। Do not apply the formula, 5 स्टार की वार्निंग लिख दीजिए, do not apply the formula mu n formula मत लगाइए for calculating static friction. Do not apply the formula mu n for calculating static friction. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसे केवल इक्विलिब्रियम के कंसिडरेशन से निकालना होता है। क्या बोला मैंने? इट इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट मोशन, इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट मोशन। ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी आपके, अभी देखते हैं जल्दी इस बारे में और कॉन्सेप्ट। आदमी जब जमीन पे चलता है ना तो बड़ा डाउट आता है, ये समझाना भी बड़ा टफ है, और खैर इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अगर रट लें तो एग्जाम के करीब है तो रटना मंजूर है ना, ये समझना जरूरी है। आदमी जब जमीन पे चलता है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण चलता है। ऐसे लिख दीजिए, मैन वॉक्स ऑन द फ्लोर ऑन अ रफ ग्राउंड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बड़ी अजीब गरीब अलग सी बात लगती है, परंतु यही सही है। आदमी जमीन को पीछे मारता है, ये जो इंटरलॉकिंग है टूट तो नहीं गई ना अभी, तभी यहाँ तो इक्विलिब्रियम है ना। पूरे सिस्टम के लिए फ्रिक्शन जो होता है एक इंटरनल फोर्स होता है, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, और वो कैंसिल कर देता है। पहले एक लाइन जरा लिखो, फिर बात करते हैं। लिखो, फॉर द सिस्टम फ्रिक्शन इज, या स्टैटिक फ्रिक्शन इज
Internal force. Internal force. It forms action-reaction pair. It forms action-reaction pair and cancel. Cancel. बट सिस्टम की एक बॉडी के लिए दो बॉडीज थी, सिस्टम में ए और बी है, खाली ए की बात करें तो उस पे तो फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है ना, लिख दीजिए ऑन वन ऑफ द बॉडीज फॉर्मिंग द सिस्टम, on one of the bodies forming the system, friction is an external force. Friction is an external force and can create accelerated motion. And can create accelerated motion. इसे समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो यद्यपि पूरी तरह अच्छे से समझा रहा, पर हम एग्जाम के करीब हैं, क्या रटना शुरू कर दें। आदमी जब जमीन पे चलता है ना तो वो एक्शन पीछे मारता है और जमीन उसे एक्शन रिएक्शन आगे मारता है, पर यहाँ पर भी इंटरलॉकिंग टूटी नहीं है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। आदमी के एफबीडी में तो उसके बाहर से फोर्स आ रहा है, व्हीकल आदमी का चलना, उसकी मस्कुलर एनर्जी को हम एट्रीब्यूट नहीं करते फिजिक्स में, हम बोलते बाहर से फोर्स आ रहा है। आदमी के एफबीडी से बाहर से फोर्स है, गाड़ी चलती क्यों है, पेट्रोल डाल के, पर हम पेट्रोल को कभी फिजिक्स में गाड़ी के चलने का कारण नहीं मानते इस चैप्टर में। हम कहते भाई उसने पीछे पहिए ने पीछे जमीन पे एक्शन मारा, द रियर व्हील पुशेस द रोड बैकवर्ड्स, सो द रोड पुशेस इट फॉरवर्ड एंड इट मूव्स फॉरवर्ड। अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके उसने एक्सटर्नल फोर्स डिराइव किया, और बिना एक्सटर्नल फोर्स के तो फिजिक्स में कुछ होता ही नहीं। बाहर से फोर्स आएगा तो मैं चल रहा हूँ, पर जब मैं जमीन पर चल रहा हूँ तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर मैंने जोर से एक्सीलरेटर दे दिया, गाड़ी अभी स्टैंड पे ही खड़ी है, उतारी मैंने और जोर से एक्सीलरेटर दे दिया, तो स्किड मार्क्स पीछे जाते हैं ना। स्किड मार्क्स जब भी आते हैं मतलब ये रेगुलरिटी वाली टूट गई। स्किड मार्क अगर आ रहे हैं तो फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख दीजिए व्हेनेवर स्किड मार्क्स अकर, irregularities get broken. Whenever skid marks occur, irregularities get broken. Only then it is a case of kinetic friction. Only then it is a case of kinetic friction. वो irregularities के टूटने की बात प्रश्न में कभी करेंगे नहीं। तुम्हें केवल एक बात पे भरोसा करना है कि आदमी जो चलता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण चलता है। ये मत कहना कि यहाँ तो आदमी चल रहा है स्टैटिक का। अब हम सब उतना डीप में नहीं जाएंगे, आदमी स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण चलता है, बस इतना ही ध्यान से रट लीजिए इस समय एग्जाम के करीब। अगर आदमी को मार दे और जमीन पर पटक दे और रस्सी से खींचे तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जैसे लिख दीजिए when a body moves due to application of external force, application of external force, moves is the keyword now, move हो रही है पर external force के कारण, then it is kinetic friction। अगर तुम रस्सी से किसी को खींच रहे हो और मोशन हो रहा है तो हम डिस्कस करें या ना करें, irregularities are getting broken। जब तुम जोर से ब्रेक मारते हो, जोर से धीरे से ब्रेक मारा तो कोई बात नहीं, जोर से ब्रेक मारा तो फिर तो पहिया तो लॉक हो जाता है, घूमता नहीं, पर स्किड करती है ना गाड़ी, आगे जमीन पे घिसट जाती है ना निशान छोड़ते हुए, तब वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है। कहाँ स्टैटिक है कहाँ काइनेटिक है, ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि इसका थियरी का सवाल आएगा तो पक्का एग्जाम में तुम -1 ही लेके आओ। तुम अब बस एक ही सब इससे इतनी बातें पढ़ाने का एक ही मकसद है। वैसे तो मैं यहाँ सिर्फ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्लास लेना चाहता हूँ, इसमें थ्योरी पढ़ाना मेरी थोड़ी मजबूरी हो गई, केवल इस बात को समझाने के लिए कि आदमी जब जमीन पे चल रहा है तो उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है, बस इसे आप रट लीजिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है क्या? ये तो पॉजिटिव वर्क ही कर रहा है। ऐसा लिखो when a man walks, angle between force of friction, of course मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ग्राउंड पे ही वॉक कर रहा है। when a man walks on the ground, the angle between force of friction and velocity is, बताओ सर, ये एंगल कितना है? 0 डिग्री।
therefore this work is positive. Force भी आ गई था, displacement भी आ गई है, work done by static friction is positive. अब आगे फिर से बस ना चलिए, work done by static friction can be positive, negative or zero. ये important statement है, statement type question की. स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव वर्क भी कर सकता है, जीरो वर्क भी कर सकता है. ऐसे स्प्रिंग्स भी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क सब कर सकती है. ये याद रखने लायक बातें हैं भाई. अगर ये 100 kg के बक्से को मैंने जमीन पे चलाना चाहा और वो नहीं चला, तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है. बॉक्स पे भी जो फोर्स काम कर रहा है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसने जीरो वर्क किया. और नेगेटिव वर्क तब है जब मोशन पीछे हो रहा हो, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो रही हो, हालांकि तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है, तब वो नेगेटिव वर्क भी होता है. नेगेटिव वर्क भी होता है, स्लैब ब्लॉक प्रॉब्लम है और समझाया जा सकता है. तो अब हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पहले तो इतना ही बोलूंगा, इट इज मोस्टली लेस देन वन, मोस्टली लेस देन वन, बट समटाइम्स इट कैन बी ग्रेटर देन वन आल्सो. ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं ज्यादातर एक से कम ही होते हैं, एटलीस्ट जो रेशियो होते हैं, पर ये कभी कभी एक से बड़ा भी हो सकता है. ये इंपॉर्टेंट भी जानकारी भी आपके सबको अच्छे खासे कॉन्सेप्ट खिला देगी और आपको ज्यादा सोचने को मजबूर कर देगी. इस समय नॉलेज भी लिमिटेड ही होनी चाहिए, ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए. व्यू कभी कभी एक से बड़ा भी हो सकता है. ये इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए नहीं थी, मुझे ये बताना था. लिख दीजिए, न्यू डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर एंड हार्डनेस, और या रफनेस एंड हार्डनेस कर दे. न्यू डिपेंड्स ओनली ऑन रफनेस एंड हार्डनेस ऑफ द surfaces in contact. It does not depend on area of the contact. ये इंपॉर्टेंट बात है, एक देने लायक तो है ही कम से कम. It does not depend upon area of the contact and the mass of the body. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हम जल्दी ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, म्यू एम जी. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मास पर डिपेंड करता है. फ्लैश करके लिख दीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन does not depend on area but depends on mass. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन मास. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का अभी थोड़ी देर में फॉर्मूला म्यू एम जी एक स्पेशल केस में पढ़ाएंगे. पहले तो यही वर्डिंग लिख दीजिए, force of limiting friction फास्ट दे दीजिए. force of limiting friction is not always equal to mu mg. force of friction अगर आप mu mg कह रहे हैं तो होशियार डबल चेक कर लीजिए. force of limiting friction हमेशा mu mg नहीं होता. तो पहले तो डायरेक्शन लिखिए डायग्राम में, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. तो लिख दीजिए पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, opposite to impending motion, opposite to direction of, opposite to direction of impending motion, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन. अगर आपको इम्पेंडिंग बाय चांस नहीं मालूम है तो उसे इग्नोर करना है. पेपर में ऐसा कोई भी नया शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन. इंग्लिश की वजह से क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ मत दीजिए. मतलब अगर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट वर्टिकल, अगर सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट वर्टिकल, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अ वर्टिकल फोर्स, है ना. देखिए इसमें यही डायग्राम बना लेते हैं. टिपिकली यही केस है. ये इस बॉडी को डायग्राम बना लीजिए. बॉडी इज क्रैप्ट is pressed, is kept pressed by P. The body is kept pressed by P against a vertical wall. Against a vertical wall.
तो नंबर 1 पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ए पूछ रहा हूँ, which force is trying to create motion? Number 1, which force is trying to create motion? आंसर है mg। हम इधर से वो जाना थोड़ी ना चाहते। mg के कारण इसमें मोशन होने की संभावना है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वर्टिकल रहेगा। डाउनवर्ड और अपवर्ड तो ठीक ही है, मैं इंपॉर्टेंट बात ही कहना चाहता हूँ कि सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इस समय वर्टिकल है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वर्टिकल रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टल हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के पैरेलल ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड टू द ऑपोजिट, एक्सपेक्टेड मोशन के अगेंस्ट। फिर सीधे फॉर्मूला है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला म्यू है। Heading how to find n, how to find n। तो n का नाम है नॉर्मल, देखिए इट्स अ नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स, so it acts perpendicular to the surfaces in contact, it acts perpendicular to the surfaces in contact। So n is always perpendicular to friction, direction of friction, n is always perpendicular to direction of friction। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन एक्सपेक्टेड है ना, तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। देखिए if motion is expected in horizontal direction, motion is expected in horizontal direction, then there must be equilibrium in vertical direction। If motion is expected in vertical horizontal direction, then there must be equilibrium in vertical direction। Equilibrium is the key word। लिख दीजिए 5 4 देखिए। First we must determine n, first we must determine n by writing the condition of equilibrium, by writing the condition of equilibrium in direction, in direction perpendicular to motion, in direction perpendicular to motion। मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा, तो वहां तो पक्का ही इक्विलिब्रियम है। ये देखिए सुनो भाई, अगर यहाँ एक्शन है तो यहाँ रिएक्शन, इस डायरेक्शन में मोशन एक्सपेक्टेड है और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ से लिखता हूँ। तो इस डायरेक्शन में चूंकि मोशन एक्सपेक्टेड है, तो ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे ना, इसलिए एन की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है म्यू, और यहाँ एन की वैल्यू पी के बराबर है, इसलिए मोशन की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, वहां से एन की इक्वेशन निकलेगी। फ्रिक्शन के सवालों में सबसे पहले मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालना, वहां से एन निकालना।
फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन निकालना। बस यही स्टेप्स याद रखने हैं आपको। ध्यान से देखना कि एक्सपेक्टेड मोशन करना है, हमेशा म्यू एम जी पे मत भाग जाना। पहले एन निकालना और फिर म्यू एन करना, यही आदत डाल लेना। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। और फ्रिक्शन की बात यह है कि थोड़ा सा कठिन आपको इनिशियली लगेगा जरूर, पर स्कोरिंग बहुत है, धोखा नहीं देता है चैप्टर। ये चैप्टर धोखा नहीं देगा। आप इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा ना न्यूमेरिकल्स में, कि न्यूमेरिकल में बड़ा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो ये जो है ना, ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जो पैदा होता है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर म्यू की तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एम जी। ये तो फिक्स्ड ही है, और ये वेरिएबल है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर एम म्यू की से भी बड़ा हुआ ना तो मोशन हो जाए। ये फोर्स वो है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो मोशन रोक सकता है। हेडिंग दे दीजिए, हाउ टू फाइंड फ्रिक्शन। हाउ टू फाइंड फ्रिक्शन इन अ गिवन केस। नंबर वन, calculate the value of calculate the value of the force. Calculate the value of the force which is trying to create motion. Calculate the value of the force which is trying to create motion. Number two, calculate the value of mu n. Calculate the value of mu n. No, n where n should be carefully calculated. अगर वर्टिकल मोशन है तो n एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, ये ध्यान रखना। वहां से n निकालना। और फाइनली बड़ा बड़ा लिख दीजिए, स्मॉलर ऑफ द अबव टू फोर्सेस, smaller of the above two forces is friction. Smaller of the above two forces is friction. Smaller of the above two forces is friction. अगली बात समझ में, फ्रिक्शन हमेशा बेचारा छोटा सा फोर्स होता है और जिंदगी में फॉरवर्ड फोर्स होता है। अगर तुम्हारे रास्ते में फ्रिक्शन है तो एक्चुअली जो तुमको मिलने वाला है जीवन में, उसकी तुलना में फ्रिक्शन हमेशा एक छोटा फोर्स होता है। ये ध्यान रखना। एक तो फॉरवर्ड फोर्स होता है, जिसके जीवन में फ्रिक्शन है वही तो कुछ करेगा मेहनत। जिसको सब कुछ प्राप्त है वो क्यों ही कुछ मेहनत करे। गरीब परिवार में यदि आप पैदा हुए हो तो आप बहुत बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा लकी। वरना आपकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगी। डांडिया खेल। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ स्मॉल फोर्स। कैलकुलेट इसकी वैल्यू करना म्यू एन जी की, और फिर प्लस म्यू पी, म्यू एन जी जो भी आए। अब जो भी छोटा है वो फ्रिक्शन। ये सबसे प्यारा तरीका है, छोटा फ्रिक्शन एक छोटा फोर्स है। एनीवे, तो अब अगर इसकी न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट फोर्स है नेगेटिव, इज इक्वल टू एन। ये इक्वेशन। अगर आप थियरी से नहीं निकालना चाहते तो उसका एक ये भी तरीका है। कायदे से तो मुझे लिखना चाहिए था कि मैं थोड़ा ज्यादा एडवांस चीजें पढ़ा रहा हूँ। और बात सुन लीजिए एक मिनट तो, कि भाई एम जी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एन, ऐसा लिखना चाहिए था। अब फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो मैंने ये लिख दिया। कैलकुलेशन के लिए तो फॉर्मूला चाहिए ना। अब कैलकुलेशन से भी ए पॉजिटिव आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन एक्चुअली मोशन नहीं हो रहा। नेगेटिव तो जाएगा नहीं ना, ऊपर तो जाएगा नहीं ना। तुमको नीचे रोकने के लिए तुमने फोर्स लगाया है। ऐसा थोड़ी कभी होता है कि तुम इसको फोर्स लगा रहे हो इसे रोकने के लिए तो ऊपर ही भाग जाए। अगर कैलकुलेशन से ए नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब तुमने इसको गलत भी बड़ा ये बना लिया, इतना ये है ही नहीं जितना ले लिया है तुमने। तब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है। ऐसे लिख दीजिए,
if by calculation A comes out to be negative, if by calculation A comes out to be negative, then A is 0. Then actually A is 0. Then actually A is 0. And mg is this force is equal to this force, तभी तो 0 आएगा. इक्विलिब्रियम है ना, तो फ्रिक्शन यहाँ म्यू पी था ही नहीं, वो उस फोर्स के बराबर था जो मोशन क्रिएट कर रहा था. अगर तुम इक्वेशन बना लेते हो इजीली, तुम्हारा मैथमेटिकल ओरिएंटेशन बड़ा ही स्ट्रांग है, तो ज्यादा अच्छा है, मत सोचो थियरी से, तुम बढ़िया बिंदास बेहतरीन इक्वेशन बनाओ. और अगर ये 0 आ जाए तो बोल दो कि म्यू पी नहीं है, उसके अलावा जो टर्म है बस वो फ्रिक्शन है. यही एक अच्छा तरीका तो है ही, जिनका ब्रेन मैथमेटिकली वायर्ड. लॉन्ग टर्म में ये सारा देता तो है, साफ रहता है. बाकी तो एग्जाम हॉल में थियरी वाले मेथड याद नहीं आते, और एग्जाम हॉल में मैथमेटिकल मेथड्स कभी धोखा नहीं देते, अगर आपने उसकी 3-4 बार 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कर ली है तो बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर कोई कहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो, थोड़ा लेंदी पड़ जाता है हालांकि. एक मैंने पहला तरीका तो ये बताया था कि एमजी निकालो. नंबर 2, पहले वह फोर्स निकालो जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, फिर वह फोर्स निकालो जो मोशन ऑपोज करना चाह रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो म्यू एमजी म्यू एन से, और जो भी छोटा है वो फ्रिक्शन है. एक मेथड ये है. दूसरा मेथड ये है कि तुम तो उठा के बढ़िया एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख दो, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो जो तुमने फ्रिक्शन लिया है वही फ्रिक्शन है, और नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये एक्चुअली स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ही केस है. और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है तो दोनों जो फोर्स है वो एक्चुअली बराबर, बस एनीवे दैट्स ऑल. और ऐसे में हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं कि साहब यहाँ पे रफ है और यहाँ पे इसका मास एम है, और बस इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं डी, वह फोर्स जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, और इस पे इस समय ये मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोशन बिगिन हो ही जाएगा. ये मैक्सिमम फोर्सेस से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोशन बिगिन हो ही जाएगा. इस समय जरूर ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ ये इम्पेंडिंग मोशन है. तो mg पहले लिखूंगा, और तब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आएगा म्यू में, यानी कि म्यू एमजी. बस ये हमेशा नहीं रहता, ऑर्बिटल ऐसे केसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एमजी होता है. थोड़ी सी हमारी आदत ही पड़ जाती है कि हम तो हमेशा ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को म्यू एमजी ले लेते हैं, वो गलत है. इसलिए पहले मैंने म्यू पी वाला केस करवाया. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा म्यू एमजी नहीं होता, ये तो वो हमेशा होता है. दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड. म्यू एन इज ऑलवेज वैलिड. यू मस्ट केयरफुली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. यहाँ मैंने दिखाया कि एन पी के बराबर एन एम जी के बराबर. अगर ये कभी ऐसा केस हो जाए, ये M1 है, M2 है, और ये M3 है, और यहाँ पर सपोज कुछ म्यू दिया, यहाँ दिया, और यही फ्रिक्शन पूछा है, यही फ्रिक्शन पूछा है, तो यहाँ फ्रिक्शन है सपोज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो म्यू इंटू इसके ऊपर के का mg है ना, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होगा वो इसके पूरे, ये दोनों का मास फ्रिक्शन लगा रहा है, इन्हीं के मास से रिएक्शन होगा. जो रिएक्शन तो होगा वो तो इसके वेट के कारण जनरेट होगा ना, जिस किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मास रखा है वही रिएक्शन लगाता है ना. मास per a point in diagrams, per a point creates the exerts action and generates equal reaction. इस हफ्ते में जरा भी एडवांस सवाल करने नहीं, जरा भी एडवांस सवाल करने ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सवाल करने हैं. ये समझाना एक बार भी जरूरी था कि इसके ऊपर का जो मास है वही एक्शन लगा रहा है, वही रिएक्शन जनरेट करेगा. और फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन होता है, फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन होता है. अच्छा, दो म्यू देते हैं, यहाँ भी देते हैं, यहाँ भी देते हैं, क्योंकि ये आप गधे, ये ट्राई नहीं करेंगे. पेपर में टाइम खाएंगे ना, कभी बनते एक तो बनते नहीं है. 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लगेंगे सीखने में, और उसके बाद भी पेपर में टाइम खाएंगे. तो ये क्वेश्चन जो पेपर में टाइम खाएंगे हमें करना ही नहीं है. कोचिंग वालों को पढ़ाना कहाँ आता है, धन कमाना है धन.
इसलिए हम कोई भी सवाल कराए चले जाते हैं, अगर दो सर्फेसेस पे म्यू हो और अगर आप वो सवाल आप भी देख रहे हो एग्जाम के इतना करीब, तो आप भी गधे ही। आपको कोई अकल थोड़ी कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। इस समय प्लीज बी सिलेक्टिव, प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव एंड स्टिक ओनली टू द बेसिक टाइप ऑफ वेराइटी एंड स्पेशली विच विल कंज्यूम लेस टाइम इन द एग्जाम हॉल। कठिन कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पर शॉर्ट सोल्यूशन इज हाईली डिजायरेबल। इजी कॉन्सेप्ट बट वेरी लेंथी न्यूमेरिकल, एसी सर्किट का टिपिकल। एल भी दे दिया, सी भी दे दिया, आर भी दे दिया, और किसी नॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कह रहा है सर्किट में करंट बताइए। आता तो है हमें सॉल्व करना, पर करेंगे तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, और उसके बाद भी -1 तो गारंटेड ही है, -1 के अलावा कुछ आना ही नहीं है उसमें आपका, कभी वो सही जाना ही नहीं। तो जब दो व्यू देते हैं तो कोचिंग वाले भी गधे हैं, और आप उनसे बड़े गधे हो, क्योंकि आप फिर भी उसकी तरफ इच्छा रखते हो करने की। सीख भी लिया तो पेपर में साथ नहीं देगा, यह समझो। भाई इन कॉन्सेप्ट पर आधारित एक न्यूमेरिकल ऐसा कर लेते हैं, ये हैंगिंग मास है, ये मास ऑन द टेबल है, और यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ कुछ म्यू है, यहाँ म्यू है। इसमें पूछता है सर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए, ये टेंशन आएगा, ये मैं एनर्जी लूंगा, और यहाँ पर भी टेंशन आएगा। तो इक्वेशन आएगी हैंगिंग मास इंटू जी माइनस टी हैंगिंग मास इंटू ए, और इधर टी माइनस म्यू एन, और इसका एन तो एन टेबल इंटू जी है, इज इक्वल टू एम टेन एम टी ए। इधर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की इक्वेशन लिखूंगा, इधर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन लिखूंगा। धागा सेम है तो टेंशन सेम है, और कनेक्टेड बॉडीज हैं तो एक्सेलरेशन सेम है। फिर इन्हें हम फाइनली सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम बोला है बस, अगर ये जीरो है फिर तो मैं शॉर्टकट पढ़ाने के पेपर में तो नहीं हूँ, तो यहाँ ज्यादातर ये काम आ जाता है, इसलिए चलो मैं पढ़ा देता हूँ। वैसे तो बेस्ट यही है, और ये जीरो है तो शुरू से आप इनके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखिए, वरना मैं ये रखवाना चाहता हूँ कि हैंगिंग मास विल बी ड्यू टू मास ऑन द टेबल, इक्विलिब्रियम के हैंगिंग मास इज ड्यू टू मास ऑन द टेबल, शॉर्टकट्स ना ही रखे तो बेटर। म्यू जो है उसके साथ ही तो आएगा जो टेबल पे मार्क्स है, जो हैंगिंग मार्क्स है उसके साथ तो म्यू नहीं आएगा। इस शॉर्टकट को रटने में यही प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता बाद में कि म्यू इधर आएगा कि इधर आएगा, तो यहाँ थोड़ी लॉजिक है, इसलिए मैंने फिर भी इसको याद करवा दिया, नहीं तो मैंने बिल्कुल नहीं करा। म्यू जो है इसी के साथ तो आएगा जो मास टेबल पे है, जो लटकों का मास है उसको तो म्यू कभी फ्रिक्शन मिलता नहीं, वर्टिकल मास को कभी फ्रिक्शन मिलता नहीं, फिर अब तक रफनेस का। इसलिए चाहें तो इस सवाल को आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, हैंगिंग मास इज म्यू टू मास ऑन द टेबल, अदरवाइज वो पूरा बेसिक से ही करिए। एफबीडी से बढ़िया तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। और अगर एक बार डिसाइड कर लें कि एफबीडी से करना है तो फिर टाइम भी नहीं लगता। जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा दो माइंड्स में अगर रहेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस भी कम होगा, सिली मिस्टेक की संभावना भी बढ़ जाएगी, और टाइम भी ज्यादा लगेगा। एज सून एज वी डिसाइड कि यार मैं तो यही करूंगा, लॉन्गर मेथड और बेसिक मेथड ही करूंगा, 60 चीजें हो जाएंगी। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है कि एक चेन लटक रही है, कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट कैन ओवरहीट विदाउट स्लाइडिंग डाउन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन है, सब बहुत बार आ चुके हैं, पता नहीं दोबारा कब आएंगे नहीं आएंगे। इस लेंथ को x ले लो और इस लेंथ को l माइनस ले लो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट कैन ओवरहैंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन। तो बेसिकली चेन के केसेस में मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एक्टिविटी से जाऊं तो मुझे इतना मास अलग लिखना चाहिए और इतना मास अलग लिखना चाहिए, पर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड थिक रोप्स और चेन्स। तो मास की जगह आप करस्पॉन्डिंग लेंथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो मास की जगह रेशियो वाले न्यूमेरिकल्स में आप करस्पॉन्डिंग लेंथ लिख देना। डॉटेड सिखाना हूं वंस अगेन। तो मुझे पहले पता था ना हैंगिंग मास इज इक्वल टू म्यू टू मास ऑन द टेबल,
तो मैं कह रहा हूँ हैंगिंग लेंथ, लेंथ है ऑन द टेबल, सो x इज इक्वल टू म्यू, तो जो निकालना आ जाएगा आप। दिस इज सिंपल, क्वाइट सिंपल। इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा m/l इंटू एक्स, इसका मास है, फिर m/n इंटू l माइनस एक्स, लैम्बडा इंटू l माइनस एक्स इसका मास है, फिर प्रॉपर एफबीडी बनाएंगे। तो अच्छा ही है वो, अगर आपको आता हो तो, और ना आता हो तो फिर ये शॉर्टकट मारिए और बोलिए इज इक्वल टू म्यू टू लेंथ ऑफ द टेबल, एनी म्यू टू लेंथ ऑफ द टेबल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हो, मास तो लेंथ के प्रोपोर्शनल रहता है, जितनी बड़ी लेंथ लेंगे उतना बड़ा मास आएगा। यहाँ बट आप चाहें तो कर सकते हैं, या चाहें तो शॉर्टकट कर सकते हैं, और नहीं तो आई विल ऑलवेज लव बेसिक मेथड्स, राइट। इसमें एक न्यूटन्स लॉ के साथ एक ऐसा क्वेश्चन मर्ज करके दे देते हैं ये लोग, ये यहाँ चिपका हुआ है, एक मास में भी m1 और एक मास m2 है। इस पूरे सिस्टम को मैं एक एक्सेलरेशन फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक्सेलरेशन लेके आगे रन कर रहा हूँ, किस एज से रन करूं ताकि ये मास इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन ये भी है तो पीवाईक्यू भी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तो यहाँ तो फिर हैंगिंग पे अगर रफ होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जी साइन थीटा 90 आ जाता है। भाई किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से रन करूँ, ये वाला एक ऐसा ब्लॉक आता था ना न्यूटन लॉ, किस एक्सेलरेशन से पूरे सिस्टम को भगाऊं, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ताकि सिस्टम रेस्ट पे रहे। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। इधर तो काम करेगा एनिमल जी, इधर काम करेगा सोडो फोर्स m1 है, इधर काम करेगा, और इधर काम करेगा टी, और इधर भी काम करेगा टी, और यहाँ ये स्मूथ है, इधर स्मूथ, तो सूडो फोर्स यहाँ पे भी आएगा, इस पे m2 है। खैर इसके इक्विलिब्रियम के लिए टी इज इक्वल टू, ये जो फ्रिक्शन आएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी आएगा, जो m1 जी है, अगर ये ऊपर अभी इधर इसी को बस कंसिडर कर लो, सॉरी ये मासेस मत कंसिडर करो, Like, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ऊपर के मासेस मत कंसिडर करो, बस इसको जोर से धक्का देना है ताकि ये नीचे ना स्लाइड। तो वही वर्टिकल सरफेसेस वाले फोर्स से लेना पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन एक्सपेक्टेड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इससे इक्विलिब्रियम से है ही, तो m1 a इक्वल टू n, तो जो फ्रिक्शन आ रहा है यहाँ पे, जो फ्रिक्शन आ रहा है वो है म्यू n, तो म्यू m1 a एंड दिस शुड बी इक्वल टू m1 g म्यू m1 a, तो इससे a पर ऐसा कुछ भी एक आंसर आ जाएगा। कह रहा है मास में उधर पूरा एवरीडी भूल जाओ, जो मैंने पहले पढ़ाया उसे भूल भूल जाओ, वो एक सवाल भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम तो खाली इसको देखो ध्यान से। मेरे को एक बॉडी को चाहता हूँ कि ये ना गिरे, तो इसको जोर से एक्सेलरेशन दे दो यहाँ से, तो सूड ऊपर जा रहे हैं, यही एक्शन तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है तो ये फ्रिक्शन है, इतना ये रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर इक्विलिब्रियम की बात है तो ये और के बराबर है, इससे ए और जी में रिलेशन पूछते हैं, और ये पेपर में पहले आया हुआ है। मेरे ख्याल से इतनी वैरायटी ना अभी जहाँ तक मैंने, इनमें ज्यादा वैरायटी ना करें, बहुत इतनी वैरायटी भी पर्याप्त है। फिर हेडिंग दे दीजिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑब्लिक रिटार्डेशन ऑन, मैक्सिमम ऑब्लिक एक्सेलरेशन ऑब्लिक रिटार्डेशन ऑन ग्राउंड। भाई ग्राउंड पे तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा वो तो म्यू मिलेगा, और वो ए पर, तो ए का फॉर्मूला अक्सर ए मैक्स का फॉर्मूला म्यू जी ही आता है, ए मैक्स का फॉर्मूला म्यू जी आता है, पर इसे आदत मत बना लेना, कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ऐसा मत कर देना कि ए मैक्स को म्यू जी ही मार देते हैं, ये रिस्की भी बहुत है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही काम आता है। पर हॉरिजॉन्टल सरफेसेस तो हो कम से कम,
कहीं थीटा दिया हो ना तो भी हमको म्यू जी दिखता है, कहीं सवाल थीटा है तो आंसर में भी तो थीटा तो आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हो, तुम जमीन से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्राप्त कर सकते हो वो म्यू जी। तुम जमीन को बहुत जोर से जब तुम जमीन को मारोगे, और तो जमीन भी तुम्हें उतनी जोर से मारेगी, तो जितना फोर्स तुम्हें लगेगा उतना एक्सेलरेशन तुम कर पाओगे। स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण तुम एक्सेलरेट कर रहे हो। और जब तुम्हें ब्रेक्स, जब जोर से खूब जोर से ब्रेक्स लगाओगे तो ये इंटरलॉकिंग को यहाँ जाके मारोगे। तो मैक्सिमम रिटार्डेशन जो जमीन प्रोवाइड कर सकती है वो म्यूजी है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से तुम्हारी गाड़ी चल रही थी और तुमने ब्रेक्स लगाए तो फिर स्किडिंग होगी, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाए। और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के नाम पे तो फिर एक ही जवाब देना है, तो जीरो। इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। प्योर रोलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन का तो बहुत ही कम होता है। और आइडियल रोलिंग, प्योर रोलिंग में तो जीरो होता है। शायद इतना ही आपको रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िएगा इसे। रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन भी मत पढ़ना। आइडियल रोलिंग में, प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो उस समय के लिए रेस्ट पे रहता है और वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है। छोड़ दीजिएगा खैर। भाई तो अगर तुमको कहता है कि कितनी वेलोसिटी, तुम वेलोसिटी जमीन से दौड़ दौड़ के वेलोसिटी प्राप्त करनी, तो ये फॉर्मूला है इज बड़े यू का सेटी, ए है म्यू जी। भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू है, सर तुम सबूत तुम्हें रखना है, उतना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इधर कहीं वेलोसिटी जीरो, तो यू का टू ए, और ए है इस चैप्टर में म्यू जी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी हो रहा है तो ए को लेना है म्यू जी। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक्सेलरेशन रहता है क्यू ई बाय एम, और हम सारे न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इसको यूज कर प्लस टू एस वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन का केस होता है। ऐसे यहाँ पे भी कांस्टेंट रिटार्डेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी इक्वेशंस वैलिड है फ्रिक्शन में। तब तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को म्यू जी ले लेना, पर वो हमेशा नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन को म्यू जी लिया जा सकता है, बट नॉट ऑलवेज। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ सवाल करा हमने, स्लैब एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं रह जाएगा। यूजुअली ये दिक्कत देता है, स्लैब एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो इसमें यही दिखाना है कि भाई इसको मैं ब्लॉक कहता हूँ, इसका मास छोटा है, मैं तो मैं कैपिटल एम कहता हूँ, ये स्लैब है। यहाँ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, 0.0। अगर दोनों जगह फ्रिक्शन दे तो सवाल तो मत करना, कॉन्फिडेंटली छोड़ दें। यहाँ कुछ भी फाइनाइट दिया हो, यहाँ पर भी हो, ये आपस में रफ सरफेसेस है। ग्राउंड हमेशा फ्लोर हो तो, फ्रिक्शनलेस फ्लोर हो तो ही सवाल करना इन दो सवालों में, इन सवालों में। करने को तो एक ही स्टेप बढ़ाना है, पर पेपर में तुम्हारा पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। फ्लो बिगड़ जाएगा। ऑलरेडी प्रैक्टिस हो, ऐसे तुमने 20-25 सवाल किए हुए हो तो कर लो पेपर में भी। हालांकि तब भी लास्ट, एकदम लास्ट के लिए छोड़ के रखो। जरा सा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर दो जगह म्यू दिए हो तो फिर सवाल मत करना, अनलेस अनटिल यू लव दोस क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन को प्यार नहीं करते हो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में मत ट्राई करना भैया, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। एंड यू नो द क्वेश्चंस व्हिच यू लव, अदरवाइज गो टू दैट एक्सटेंट। आज ऐसे में ना, वो बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ मैं। तो ये कि इनमें से हम लोग मेडिकल में कभी यहाँ एक एक्सटर्नल फी लगाते हैं, कभी यहाँ एक एक्सटर्नल फी लगाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ एक्सटर्नल फी लगाया है तो ये सिर्फ फ्रिक्शन की दया पे। इसका तो सारा भगवान है बाहर से, इसको तो कोई खींच रहा है, इसका तो गॉड माइंड, क्या बोलते हैं, गॉड फादर है। इसको तो कोई खींच रहा है कि तेरे को तो मैं आगे ले चलूंगा। ये फ्रिक्शन की दया पे। कभी इधर फोर्स लगाया है, इसका गॉड फादर है, कोई से आगे खींच लेगा। ये बेचारा फ्रिक्शन की दया पे। जिससे तुमने कोई बाहर से फोर्स लगाया है उस पर फ्रिक्शन हमेशा बैकवर्ड होता है, उसको फ्रिक्शन पीछे ले जाएगा। और जिसका कोई नहीं होता उसका तो फ्रिक्शन होता है यार, तो फ्रिक्शन उसे आगे ही लेके जाएगा। ये बात देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever
external force acts on a body. External force acts on a body. Friction on it is backward. Friction on it is backward. And when there is no external force on a body, no external force on the body, friction on it is always forward. जिसका कोई नहीं है उसका फ्रिक्शन है. Friction on it is always forward. इन न्यूमेरिकल्स में हम लोग एफबीडी फिर उसी का बनाएंगे जो अकेला है. तो उसके उसके एफबीडी में तो एक ही फोर्स आएगा. देखो, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस बॉडी हु डजंट हैव अ गॉडफादर. इसका एफबीडी बनाइए जिसका गॉडफादर नहीं है, जिसमें बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है. एंड मार्क फ्रिक्शन ऑन इट ऑलवेज फॉरवर्ड. इस पर फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड मार्क करें. और सबसे बड़ी बात है, कंसिडर इट्स मास ओनली इन कैलकुलेशन इक्वेशन. ये बड़ा बड़ा लिख सकते हैं. कंसिडर इट्स मास ओनली इन इक्वेशन. भाई जिसका एफबीडी बना रहे हो मास उसी का लेते हो ना. और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो फ्रिक्शन है ना, वो इसके ऊपर के एमजी के कारण जनरेट होगा ना. तो यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा, ये तो छोटा एमजी. चाहे तुम इसको पी से खींचो, चाहे तुम इसको पी से खींचो, यहाँ जो फ्रिक्शन है वो तो इसके ऊपर जो एम है उसके एमजी से जनरेट होता है ना. तो नंबर 2 लिख दो. इन दीज न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू छोटा एमजी. इन न्यूमेरिकल्स में जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ही म्यू इनटू छोटा एमजी होता है. ये दो बातें बड़ी प्यारी हैं. अब ये हमारा पहला क्वेश्चन 1 है. और इस क्वेश्चन में लिख लीजिए, कैलकुलेट मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. कैलकुलेट ए मैक्स, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो भाई मैं तो इसी का एफबीटी बनाऊंगा. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके फॉरवर्ड है. और बस यही इसका ए है. तो म्यू एम जी इक्वल टू एम ए. और कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू म्यू जी. ए मैक्स इज इक्वल टू बी. यहाँ भी म्यू जी आ गया, इसलिए हमें लगता है कि ये म्यू जी हमेशा ही मारा जा सकता है. भाई ये कैपिटल एम का एक्सेलरेशन तो और ज्यादा भी हो सकता है. लिख दो, p is increased further, if p is increased further, acceleration of capital M, acceleration of capital M will further increase. But the block will continue to move forward. The block will continue to move forward with A equal to A max. With A equal to A max. भाई अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये P है और ये एक्सेलरेशन है. तो शुरू में तो ए ब्लॉक और ए स्लैब बराबर है. फिर कहीं ए मैक्स आ जाता है, ए मैक्स आ जाता है. उसके बाद इसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो जाता है ब्लॉक. और स्लैब का और बढ़ सकता है. स्लैब का तो बढ़ता ही रहेगा, तो बढ़ाते जाओगे तो स्लैब का तो बढ़ेगा. अप्रोक्सीमेटली है ग्राफ. ये ग्राफ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर ये आपको कॉन्फिडेंस आपके कम कर रहा है, फिर डोंट लाइक वांट टू सी इट, मत देखिए. शुरू में जब तक मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन नहीं आती, तब तक बोथ ऑफ देम विल मूव एज अ कंबाइंड बॉडी. जब ये पीक बहुत ही कम है ना, तो दोनों चिपके चिपके साथ चले. एक समय तक दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगा. ए मैक्स के बाद इनमें रिलेटिव मोशन होगा. और इतनी बियॉन्ड हम ज्यादा बातें सीखना नहीं चाहते हैं.
हालांकि 2004 के सब्जेक्टिव वाले AIPMT में इसका न्यूमेरिकल आया तो था, तो जेई से उतर के आ गया था, अब नहीं आएगा। हम इस बारे में कोई बातें और नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे हैं कम से कम। और स्मॉल वैल्यूज ऑफ पी both will move together as a combined system. देखिए चलिए, for small values of p, both will move together as a combined system with common acceleration, and which can be calculated by this. The net force of n body is its ma. जब आप बोल रहे हैं तो हमेशा ही वैलिड होता है। अगर नेट फोर्स बोले ये दे दे और नेट फोर्स मांगे, ये डराने के लिए गंदे सवाल है। डराने के बोलेगा इसके लिए नेट फोर्स बताओ, ये दे देगा, तो भैया जिसका नेट फोर्स मांग रहा है उसका एम है कभी भी, चाहे कॉमन एक्सेलरेशन हो रहा हो चाहे ना हो रहा, जब जिसका नेट फोर्स मांगे तब उसका एम है। इस पे बड़ा छोटा सा क्यूट तो सवाल बन जाएगा। तुम भगवान बुलक की इक्वेशन बनाओगे बड़ी बड़ी, जरूरत ही नहीं। अगर नेट फोर्स मांग ले तो इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं। और जब ये साथ चल रहा है, एज अ कंबाइंड सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम में तो इंटरनल फोर्सेस मांग ही नहीं करते ना। ऐसा लिख दीजिए, when we are considering both as a combined system, when we are considering both as a combined system, because they are moving with common acceleration, because they are moving with common acceleration, then we do not mark friction. Then we do not mark friction because it is internal force. तब हम फ्रिक्शन को मार्क नहीं करते हैं क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स तो पी है, और टोटल मास इनटू ए कर दो, उसे ए निकल आएगा उस समय का। भाई अब इसके बाद चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ कूलिंग फोर्स। पहले से तो ये बनाया है, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, और इस पे पी लगा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आप ए मैक्स निकाल के बताएं। ए मैक्स निकालें, और जब आप ए मैक्स निकालेंगे तो लॉ वही है कि एमपीटी उसका बनाएंगे उसका कोई नहीं। देखो कोई अकेले लगाने वाला नहीं है इस दुनिया में, आगे वही बढ़े, जिंदगी में आगे ये जाए जिसका आजू बाजू कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, जिसको सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है वो पीछे ही रहे। आज इसका एमपीटी बनाएंगे तो न्यूमैक्सी, और नेट फोर्स इज इक्वल टू ए, एम इसका आएगा पहले, एम प्लस एम नहीं आएगा। इससे जो ए मैक्स मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन आएगा ना, इससे जो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, जी बहुत प्यारा केस हो जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा, क्योंकि वरना तो लोगों को रट जाता है कि भाई आंसर तो म्यू जी होता है। इस पे मैंने पी लगाया है तो ये, इस पे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, और इस पे फ्रिक्शन होगा तो ऊपर वाले के वेट के ही कारण, और वो इसके एमए के लिए जिम्मेदार होगा ना, क्योंकि मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ ना, पूरी सिस्टम का एफबीडी थोड़ी ना बना रहा हूँ। जब मैं सिर्फ सिस्टम का एफबीडी बनाऊंगा तो मास एम प्लस एम होगा, अभी तो मैं खाली इसका एफबीडी बना रहा हूँ। तो मैट्रिक फोर्स तो ये है, और एम ए इसका लूंगा, इसलिए सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सप्रेशन। अगर के साथ पी मैक्स निकालो विदाउट क्रिएटिंग रिलेटिव मोशन, विदाउट क्रिएटिंग रिलेटिव मोशन, ये सब टफ क्वेश्चन में शामिल होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन में शामिल होते हैं। फिर अब तो मुझे तो इनमें शायद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो टोटल मास इनटू ए कॉमन लेना है, फोर्स निकालना है तब तो आप मास पूरा ही लेते, ये कॉमन लेना है। शायद इसके अलावा कोई सवाल नहीं है, इससे इससे भी ऊपर और कोई सवाल आता है तो छोड़ दीजिएगा, हमको जरूरी तो है नहीं सारे करने। आपको कहीं तो अपनी अपर लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि इसके बियॉन्ड सवाल आएगा तो मुझे नहीं करना, खुशी खुशी वो।
सारे सवाल करना इज नॉट द की इज टू आइडेंटिफाई कि कौन टाइम खा जाएगा। टाइम बचाना इज द की। टाइम बचाओगे तो नंबर बढ़ेंगे, और हम सारे सवाल सॉल्व करने की इच्छा लोगे, हर एक में थोड़ा थोड़ा घुस के छोड़ दोगे, तो सिर्फ बर्बादी है, कुछ नहीं। भाई मेरे को तो कुछ नहीं ये पता कि फ्रिक्शन तो मैं खाली ऊपर वाले के वेट के कारण लेता हूँ, और इसके एफबीडी बना रहा हूँ, तो इसका एफबीडी या अब इसमें ए आई तो मैं क्या, तो ही पिछले वाले केस में कहता पी मैक्स ले हो, तो मैं वहाँ ए कॉमन लेता उस समय पर। यहाँ जो ए आया, यहाँ ए आया, फोर्स चाहिए तो एम है। अब ए कॉमन आया ही इतना, ये ए कॉमन आएगा, मैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद है रफ इंक्लाइन प्लेन। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्मूथ प्लेन होता है, जब हम नहीं देते हैं, वहाँ हम लोग एक ही फोर्स मार्क करते हैं, जी साइन थीटा। जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होते हैं उसमें बस ये एक अनबैलेंस फोर्स बचता है, बाकी तो फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे फिर देखिए एम जी साइन थीटा होता है डाउन द प्लेन। एम जी साइन थीटा डाउन द प्लेन इज द ओनली अनबैलेंस फोर्स। ओनली अनबैलेंस फोर्स। और रफ इंक्लाइन प्लेन में पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब बॉडी रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, बॉडी रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन। बॉडी रफ है तो रफ, तब यू दिया है सवाल, पर बॉडी रेस्ट कर रही है, इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना। बॉडी रेस्ट कर रही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस, मोशन तो हो नहीं रहा है। मैंने तो अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अभी मोशन बिगिन नहीं हुआ है, बॉडी रेस्ट कर रही है, बॉडी रेस्ट कर रही है। लिख लीजिए। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, चीज बहुत खाली। वह फोर्स जो मोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो कौन सा है, एम जी साइन थीटा। बस वही फ्रिक्शन। लिख लीजिए। इस समय जो फ्रिक्शन है उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, एम जी साइन थीटा। मैंने इसके अलावा तो कुछ पढ़ाया नहीं है। ये जेई में भी कई बार आया है, नीट में भी कई बार आया है, और सारी गाइड्स में इसकी सोल्यूशन गलत मिलती है। पीवाईक्यू में भी सब म्यू एम जी कॉस थीटा बोलना चाहते हैं। म्यू एम जी कॉस थीटा तो सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। वार्निंग लिख दीजिए कि डोंट यूज म्यू एम जी कॉस थीटा, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं है, मैंने तो अभी उतना पढ़ाया ही नहीं। सारी सोल्यूशन, सारी गाइड्स, सब गधे के बच्चे। कोई थोड़ा बहुत चेंज कहीं कहीं मिलने लगा है। म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, लिमिट म्यू अगर चिपक जाएगा तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अभी मोशन नहीं हो रहा था, कीवर्ड मैंने रेस्ट बार बार चिल्लाया था, रेस्ट 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 रेस्ट। उसका आपने ब्रेन में कोई इंप्लीकेशन उसका कन्वे नहीं किया अपने को, व्हाट इज इट्स मैथमेटिकल इंप्लीकेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैंने बोल दिया था, अगर मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर ही है बस जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है। तो नेट फोर्स जीरो है ना। तो लिखिए, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम,
So net force 0, net force 0. So friction is equal to the force which is trying to create motion. Friction is equal to the force which is trying to create motion. फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है कि नहीं? आंसर है mg sin थीटा। ये कितनी भी बार पढ़ाते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा और हमेशा आप गलती करके आए। ये पेपरों पे हमेशा आता रहेगा क्योंकि सबके दिमागों में म्यू mg cos थीटा भर जाता है। इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक पर बेस्ड सोल्यूशन है और म्यू mg cos थीटा तो फॉर्मूला पे बेस्ड सोल्यूशन है। एंड तुम एक्सेप्ट कर पाओ या ना कर पाओ, तुम भी फॉर्मूले ही पसंद करते हो। जब थ्योरी लगानी पड़ती है तो वैसे तो बोलते हो कि हमें थ्योरी पसंद है, मैथ्स पसंद नहीं। और जब थ्योरी लगानी पड़ती है वहां भी तुम म्यू एमजी कॉस थीटा ही लगाना पसंद करते हो, थ्योरी लगानी है। यहाँ फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। लिमिटिंग फ्रिक्शन पे तो अभी भी मैं गया ही नहीं था पहले। रीको, ये नाम क्या है, ऐसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डराने के लिए फालतू ये इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे नामों को। एंगल ऑफ रिपोज है देखिए, दैट एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन on a rough inclined plane. The body starts sliding down on a rough inclined plane on its own. ये केस है, इसका एंगल में बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। इसमें एक एंगल के यहाँ तक तो बॉडी रेस्ट पर है, फिर एक एंगल पे बॉडी अपने आप नीचे आना शुरू हो रही है। तो जिस एंगल पे बॉडी स्लाइड करना शुरू कर रही है उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अगर कभी थीटा रिपोज से कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। थीटा जब रिपोज के बराबर है तो बॉडी आखिरी बार स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसलिए कीजिए when थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, जब थीटा रिपोज के बराबर है then it is a case of limiting friction, limiting friction। उसके बाद अगर बॉडी, अगर थीटा को एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दें तो फिर तो बॉडी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। लिख दीजिए when थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, जब एंगल रिपोज से ज्यादा है then the body slides down, then the body slides down with a with positive acceleration। Now kinetic friction comes into play, now kinetic friction comes into play। तो हेडिंग दे देते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा, थीटा से मेरा मतलब थीटा आर। अगर फ्रिक्शन रिपोज के बराबर है तो उस समय फ्रिक्शन को आप चाहें तो एमवी साइन थीटा भी कह सकते हैं क्योंकि अभी बॉडी इक्विलिब्रियम में ही है ना। अगर फ्रिक्शन रिपोज के बराबर ही है तो फ्रिक्शन चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं और फ्रिक्शन चाहें तो आप यू एन भी कह सकते हैं। और अब की बार ये जो नॉर्मल रिएक्शन आता है ये एम जी कॉस थीटा के बराबर है, इधर एम जी आता है, इधर एम साइन थीटा आता है, इधर एम जी कॉस थीटा आता है। तो म्यू एन जो है उसके बाद म्यू एम जी कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और एम जी साइन थीटा को म्यू एम जी कॉस थीटा से इक्वेट कर देते हैं और बस इससे म्यू का आंसर हो जाता है। रिलेशन बस याद रख सकते हैं। अगर बॉडी अभी भी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन को एमजी साइन थीटा भी कह सकते हैं, पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन भी है क्योंकि इसके बियॉन्ड एक्सीलरेटेड मोशन बिगिन हो जाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन चलेगी और इस एन का फॉर्मूला एम जी कॉस थीटा आता है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, और हम लोगों के बस दिमाग में हमारे यही फॉर्मूला फॉर्मूला बस जाता है। जब इसकी ही जरूरत हो तो याद हमें केवल यही आता है क्योंकि ये थ्योरी से निकालना पड़ता है और इसका तो रेडीमेड फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आता है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं।
मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेलरेशन डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन, ये काम का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन, भाई इधर तो एक फोर्स है mg sin थीटा, एक फोर्स है इधर म्यू के cos थीटा। काइनेटिक वाला लेंगे क्योंकि अब की बात तो मोशन हो रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ है तो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू n, कैंसिल कर दीजिए तो a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये हमें डेरिवेशन से सपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ जाती है। और इसके भी फॉर्मूला ही पूछा हो तो ठीक है, कैलकुलेशन की लेंदी जाती है तो मत करिएगा। ये थोड़ा लेंदी सवाल जाता है, नहीं करना तो मत करिए, पर थोड़ी तैयारी रखिए, क्या पता हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले। करीब 25 इजी सवाल और 5 लेंदी सवाल, 30 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए पेपर में। एट द मोस्ट 35 डिपेंडिंग अपॉन कितने इजी हैं। 25 छोटे क्वेश्चंस और 5 to 5 8 लेंदी क्वेश्चंस, पहला तो बस इतना ही टारगेट। वैसे छोटे क्वेश्चंस की संख्या पेपर में थोड़ी और ज्यादा आती है, तो ये अगर कैलकुलेट करने लग गए तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये टाइम खा जाएगा, हमें नहीं करना है, आता तो है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जी साइन थीटा होता है, रफ पे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर अच्छा ये म्यू के है तो म्यू एस है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर म्यू एस भी दिया और म्यू के भी दिया तो हम म्यू के ही लेना है। पर अगर एक ही म्यू दिया है तो हमको जरूर जो मांग रहे जो लग रहा होगा वही देंगे। फिर हम ना सोचें कि ये म्यू है, जो म्यू दिया है वो म्यू एस दिया है कि म्यू के दिया है। जो हमें लग रहा होगा कैलकुलेशन में वही तो दिया होगा। फिर हम ज्यादा होशियार ना बने। जैसा ये म्यू एस है कि म्यू के, जो दिया है उसी को इस्तेमाल करिए। इस पे टिपिकली एक क्वेश्चन ये आता है कि रफ इंक्लाइन प्लेन से बॉडी को नीचे स्लाइड करने में टाइम 10 गुना ज्यादा लगता है। यार एक स्मूथ प्लेन पे तो बॉडी सट से नीचे स्लाइड करके आ जाती है, तो रफ पे स्लाइड करने में टाइम इतना ज्यादा लगता है। दोनों बार नीचे ही आ रही है बॉडी, रफ प्लेन पे टाइम ज्यादा लग रहा है। इनमें रिलेशन लिखना है अपने को। तो एक्स इज इक्वल टू हाफ टी पर दोनों बार डिस्टेंस सेम है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन सेम है, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। तो टी रफ और टी स्मूथ इज इक्वल टू a स्मूथ अपॉन a रफ। इसका इसकी जगह जो उसने ध्यान से दिया है, इस तो होता है टी साइन थीटा स्क्यू थीटा। अब पे तो बस ये बीच में माइनस आएगा, इतना भी ध्यान रखोगे तो शायद आंसर निकाल लोगे। इसको फिर रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, अपने आप जो आंसर आना आएगा वो हम याद नहीं कर रहे हैं। रफ प्लेन पे टाइम ज्यादा लग रहा है, रफ प्लेन पे टाइम ज्यादा लग रहा है। ये भी थोड़ा लेंदी ही जाता है, थोड़ा लेंदी ही जाता है। जो फाइनली लेंदी जाने हो वो हम ना ही सीखें एग्जाम के करीब तो ज्यादा अच्छा है, इन्हें ना ही सीखें तो ज्यादा। कम से कम सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी कि ये नहीं करना। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप पेपर हॉल में डिसाइड कर पाए कि ये करना है कि नहीं करना। और आता है और लेंदी है, वो तो आपको मरवा दो, क्योंकि उसे किए बगैर अटेंड किए बगैर आप मानोगे तो कौन है। लालच तो आएगा और टाइम भी खाएगा तो माइनस, गारंटी है, देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन। चेक करके देखिएगा आप स्वयं। एक तो चीज इसमें और बची है, रिटार्डेशन टाइम के। एक बॉडी को धूप की वेलोसिटी से ऊपर धक्का मारा गया है, तो भाई इधर तो जैसे ए इधर इनिशियल वेलोसिटी है, तो ग्रेविटी भी पीछे काम करती है,
और मोशन यहाँ हो रहा है तो फ्रिक्शन तो यहाँ काम करेगा। तो एक तो माइनस जी साइन प्लस brakes are always more powerful. Brakes are always more powerful. रिटार्डेशन है ना, बॉडी को जब मैंने ऊपर फेंका है तो ग्रेविटी भी रिटार्ड कर रही है, फ्रिक्शन भी रिटार्ड कर रहा है। तो सॉल्व करके एक ही वैल्यू ये आएगी। रिटार्डेशन के ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन आएगा। कभी भी कोई भी गाड़ी बनाई जाती है तो इस तरह बनाई जाती है कि उसमें एक्सीलरेटर ज्यादा पावरफुल ना हो। जरूर खूब देर के एक्सीलरेशन से जब हमने वेलोसिटी प्राप्त की है, जरूरत पड़ जाए तो जरा सी देर के ब्रेक्स में हम गाड़ी रोक लें। ब्रेक्स आर ऑलवेज डिजाइन टू बी मोर पावरफुल। मैं केवल ये याद कराना चाह रहा हूँ कि एक्सीलरेशन निकालना है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन, और रिटार्डेशन निकालना है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी तो रिटार्ड कर ही रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी रिटार्ड कर रहा है। क्योंकि मोशन ऊपर है, एक्सपेक्टेड मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे। इसी लाइन पे और कंपेयर तो है जरा कराने में इंटरेस्टेड नहीं। एक्सपेक्टेड मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे। इस पर भी बढ़िया सवाल बन जाता है। सर मैं बस एक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूँ कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अकॉर्डिंग लाइन पे इनिशियल वेलोसिटी, जबकि एसेंट है इसको ऊपर जाने में जो समय लग रहा है वो ठीक है, और जो वापस आने में टाइम लग रहा है टी डिसेंट, T1 है कि T2। बॉडी रफ इंग्लैंड में बस यहीं तक गई थी, कहीं यहीं तक गई थी और फिर वापस। और सपोज इसकी फाइनल वेलोसिटी लौटने पर v है, तो आपको ये तो पता है कि t तो से कमी हो। आपको ये भी पता है शायद कि t d का, ये दो चीजें आपको पहले उससे पता होनी चाहिए। ये दो चीजें थोड़ी याद करने लायक है। नीचे आने पे वेलोसिटी कम होगी क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तब भी इसने एनर्जी खा गया फ्रिक्शन, और जब ये नीचे आ रहा था तब भी फ्रिक्शन इसकी एनर्जी खा गया। दोनों बार फ्रिक्शन एनर्जी खा गया। और ये जरूर ये थोड़ा कठिन है, इसको याद रखना आसान नहीं है। ऊपर जाने में ये इसको टाइम कम लगेगा क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो ब्रेक्स लग रहे हैं, और ब्रेक्स आर मोर पावरफुल, तो गाड़ी जल्दी रुक जाती है ना। और जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन से आ रहा है, और एक्सेलरेशन तो कम है, ये साइन थीटा माइनस म्यूजिक ऑफ थीटा है। तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उसे नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा। लॉजिक एग्जाम में साथ नहीं देती, इसलिए मुझे इसे इस तरह से याद करना पड़ता है कि पैदा होने में तो तुम्हें 9 महीने लगते हैं, एक से नीचे नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है, नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है। इस ग्रेटर गलत लिखी है शायद, ऊपर नहीं एसेंट उल्टा बोलते हैं तो मिक्सअप होना। हाँ सही है। नीचे ये नीचे आना, ये डाउन, नीचे आने में टाइम कम लगता है। एक्सीडेंट हो गया तो एसेंट ऊपर जाने में टाइम कम लगता है। अरे एक्सीडेंट हो गया तो झट से ऊपर चले गए तो टी एसेंट कम, पैदा होने में तो खूब सारी मेहनत लगती है, माँ की 9 महीने की मेहनत। तो टी डिसेंट, नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है। या उसी से याद करो कि ब्रेक्स आर मोर पावरफुल। जब गाड़ी ऊपर जा रही है तो तुम ब्रेक्स लगा रहे हो तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी, और जब नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन से आ रहे हो, और एक्सेलरेशन कम होता है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इन दोनों के जो आंसर है ना, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो इन दोनों के जो आंसर है डी बाई यू, और इधर क्या है टी एसेंट, डी कम है ना, और टी एसेंट कम है ना, तो इसका आंसर आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि टोटल आने के ऊपर माइनस आएगा ना, और जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा।
सॉल्व करोगे तो ये आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर लेना, इसके आने के चांसेस हैं। तुमको अगर ये पता हो कि ये छोटा लाना है तो ऊपर माइनस आना चाहिए, बाकी तो दोनों तरफ काम पूरे सेम है। अगर आंसर छोटा लाना है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस इतने से ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद याद कर लेंगे मतलब ये फिर एग्जाम में सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, खाली इतनी सी बात से आप पहचान जाएंगे। ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन देते तो हैं जिससे ओवरऑल टाइम मैनेज हो जाए। पेपर बहुत लेंदी आने वाला है, टफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, बट लेंदी पेपर आएगा। तो कहीं कहीं 4-5 क्वेश्चनों में अगर आपने ऐसा शॉर्टकट कर दिया, आईक्यू बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, तो आप ओवरऑल टाइम मैनेज पूरा हो जाए। छोटा लाना है कि बड़ा लाना है, और बस बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन। बस मैं इसमें एक लास्ट बात ये और बता देता हूँ, पुल और पुश, पुल इज टफर देन पुशिंग। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, ये इसके बाद क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि समाप्त हो रहा है। किसी को भी अपनी तरफ पुल करना, पुल करना आसान, इजी है। पूरा को फील के साथ नहीं बोलो ना, तो वो गलत हो जाता है। पुल करना आसान और दूर भगाना, पीछे छुड़ाना मुश्किल। पुल के जी सी देन पुश। इसको एफपीडी से बनाते हैं। जब आप किसी बॉडी को यहाँ पे इसको शायद पुश करना कहते हैं। थीटा एंगल को कहीं से भी दे सकता है, सपोज थीटा और इसका नाम पी, तो हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा, इधर एन जी हो जाएगा और इधर एन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड मोशन तो इसी तरफ है। तो मैं पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखूंगा, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम में इधर पी कॉस थीटा प्लस एन जी इक्वल, इसी से समझ में आ रहा है कि टोटल टाइम बढ़ गया, इफेक्टिव वेट भी बढ़ गया, तो फिर अब और ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। और ये क्या पुश है ना, पुश, हाँ। पुश में अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट एड्स टू द वेट, अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये सब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में हो सकते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स एड्स टू वेट। तो इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे यहीं तक दिखाना, मैं पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर करूंगा। तो पी साइन थीटा को म्यू एन लिखूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एन की वैल्यू यहाँ से डाल दूंगा, पी कॉस थीटा प्लस एन जी तो म्यू। अब इसको सॉल्व कर दूंगा, कर नहीं है तो कोई भी रिजल्ट याद मत करना, क्योंकि थीटा को यहाँ से देने के बजाय कभी यहाँ से दे सकते हैं, कुछ भी नाटक कर सकते हैं। कुछ याद मत करना। ये लाइन फिर भी ऐसी ही रहेगी, अ कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एड्स टू वेट। पुश जब कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट नीचे ही तो ऐड करेगा। और पुल का अगर एफडी बना, पुल का एफडी बना तो उसको लिखना है सबको ध्यान से थीटा, जो पी कॉस थीटा है अपनी बार, और ये पी साइन थीटा है, और एक्सपेक्टेड मोशन यहीं पर है। हाँ, इधर एन जी है और इधर एन है। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखता हूँ पहले, एन प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू एन जी। तो एन आ गया एम जी माइनस पी साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि सी एस एन एम जी अपनी तरफ पुल करना आसान हो गया। किसी को भी अपनी तरफ पुल करना बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग बहुत जल्दी किसी से भी इंप्रेस हो जाए और तुरंत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं, सबसे ही इंप्रेस हो जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत इजीली किसी की तरफ भी पुल हो जाए, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है हमारा, चॉइस ही नहीं। और फिर उस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता तो क्या आता, पी कॉस थीटा आ रहा हो फिर शायद माइनस म्यू एन
इक्वल टू एन का एक्सप्रेशन निकालने को बोल देते, ये इक्वेशन आती है। अगर अगर इक्वेशन निकालने को बोलता एन के माइनस थ्री साइन थीटा इक्वल टू एन, ऐसा टाइप का कुछ सवाल भी बना सकता था। सो मेरी तरफ से फ्रिक्शन में इतना ही।